फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सेकेंड यूनिट आरंभ करने जा रहे हैं और सेकेंड यूनिट है आपकी प्रोटीन फूड्स के बारे में, अर्थात वे भोज्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है या ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल सोर्सेज या प्राणी स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन के बारे में, और उसमें पहला स्रोत है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। इनके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनिमल सोर्सेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं। वे भोज्य पदार्थ जो कि जंतु जगत से प्राप्त किए जाते हैं वो एनिमल सोर्सेस कहलाते हैं, और दूध उनमें से एक है। यह आप सबको विदित है। दूध स्तनपायी जीवों की स्तन ग्रंथियों से सिक्रीट होने वाला या स्रावित होने वाला एक प्रकार का पदार्थ है। यह सफेद रंग का होता है और तरल अवस्था में पाया जाता है, और कई स्तनपायी जीव हैं जिनके दूध को हम अपने उपयोग में लेते हैं। सामान्यतया गाय, भैंस और कुछ लोगों के द्वारा बकरी तथा भेड़ का दूध उनके दैनिक जीवन में उपयोग के काम में लिया जाता है, परंतु सबसे ज्यादा हम भैंस और गाय का दूध हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं दूध के संगठन की या कंपोजिशन की। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं कि दूध एकदम पानी की तरह पतला होता है, अतः स्वाभाविक है इसमें जल की मात्रा या जल का प्रतिशत सबसे अधिक होगा, और इसमें जल का प्रतिशत लगभग 87% होता है, और बाकी का 13% इसमें सॉलिड या ठोस पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। ठोस पदार्थों के अंतर्गत विभिन्न पदार्थ जो आते हैं वे हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, कुछ एंजाइम और वर्णक। किसी भी दूध में वसा की मात्रा जो है वह 2.5 से 6.0% तक होती है, और अगर हम किस प्रकार के वसीय अम्ल इसमें उपस्थित होते हैं तो यह देखा गया है कि दूध में जो उपस्थित वसा होती है उसका या उसके निर्माण के लिए जितने वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं उन वसीय अम्लों में से 60 से 75% संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, और उनमें मुख्य होता है ब्यूटायरिक अम्ल। तो दूध की जो विशिष्ट गंध है वह भी ब्यूटायरिक अम्ल के कारण ही होती है, और इसके अलावा कुछ मात्रा में इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल भी पाए जाते हैं। प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो दूध में एवरेज या मध्य मान जो प्रोटीन का है वह है 3.5%, और मुख्यतया दो प्रकार का प्रोटीन दूध में उपस्थित होता है। एक तो है केजीन और दूसरा है वे प्रोटीन। केजीन दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है, और जब हम दूध का पनीर बनाते हैं तो जो थक्के के रूप में अवक्षेपित हो जाता है या जिसको हम निथार कर प्रोटीन के पनीर के रूप में जमा लेते हैं उसमें मुख्यतया केसीन प्रोटीन होता है, और केसीन के ही फटने के कारण या डिकम्पोजिशन के कारण इस तरह से वो थक्के के रूप में आ जाता है। दूसरा, जब हम
केसीन को या पनीर को दूध से बाहर निकाल लेते हैं तो जो छना हुआ भाग है, जो पानी जैसा भाग रह जाता है दूध का, उसमें से पनीर निकालने के बाद में उसको कहा जाता है वे प्रोटीन। यानी उस बचे हुए तरल में जो प्रोटीन उपस्थित रहता है वह वे प्रोटीन कहलाता है। और इसमें भी कई बहुत मुख्य और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी प्रकार के प्रोटीन होते हैं और उनमें से मुख्य हैं फॉस्फोप्रोटीन्स और ग्लोबुलिन्स एटसेट्रा। इसके अलावा हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो दूध में 4 से 7% कार्बोहाइड्रेट या शर्करा होती है और दूध की शर्करा का नाम लैक्टोज होता है। और यह लैक्टोज सबसे ज्यादा मानव के दूध में होती है और बाकी जो जंतु हैं उनके दूध में लैक्टोज की मात्रा कम होती है। अब हम विटामिन की बात करते हैं, तो दूध में वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन दोनों ही प्रकार के उपस्थित होते हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनमें विटामिन ए मुख्य रूप से उपस्थित होता है तथा कुछ मात्रा विटामिन डी की भी रहती है, जबकि बी समूह में थायमिन, राइबोफ्लेविन मुख्य रूप से रहते हैं और इसमें विटामिन सी का अभाव होता है या बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए दूध को विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं कहा जाता है, लेकिन यह राइबोफ्लेविन का बहुत अच्छा स्रोत है। मैं आपको बता दूं कि जब अभी हम बात कर रहे थे कि दूध को जब फाड़ दिया जाता है पनीर प्राप्त करने के लिए, तो जो बचा हुआ पानी होता है, आपने अगर कभी उस पानी के रंग को ध्यान से देखा है तो वह हल्के हरे रंग या पीलापन सा लिए हुए होता है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो अब जब भी आप दूध से पनीर बनाएं तो जरूर ध्यान दें कि जो बचा हुआ पानी है उसका रंग कैसा होता है। तो यह जो हरापन है या पीलापन है दूध के वे का, वह राइबोफ्लेविन की उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि राइबोफ्लेविन एक ऐसा विटामिन है जो कि फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं खनिज लवणों की, तो दूध जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें 0.8% कैल्शियम उपस्थित होता है और हमारे दैनिक आवश्यकता का जो मुख्य भाग हम पूरा जो होता है या प्राप्त होता है वो हमें दूध और दूध से बने उत्पादों से ही होता है। इसके अतिरिक्त इसमें हड्डियों के निर्माण में आवश्यक एक और खनिज लवण फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। दूध में कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और यह एंजाइम है सबसे पहला प्रोटीएजेस एंजाइम जो है वो प्रोटीन के अपघटन के लिए सहायक होते हैं। उसके अलावा लैक्टोजेज एंजाइम होता है इसमें, और लैक्टोजेज एंजाइम दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज के अपघटन के काम में आता है। इसके अलावा इसमें वसा का अपघटन करने वाला लाइपेज एंजाइम भी उपस्थित होता है। कैटेलेज नामक एंजाइम जो कि दूध में उपस्थित होता है वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर क्रिया करता है और उसके अलावा पेरोक्सीडेजेस एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं जो कि पेरोक्साइड का निर्माण का कार्य करते हैं। इसके अलावा दूध में कुछ वर्णक पाए जाते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया राइबोफ्लेविन, जिसका फ्लेविन भाग जो है वह दूध को हल्का पीला रंग देता है। इसके अलावा गाय का दूध आपने देखा होगा कि वो
पीले रंग का या उसकी सतह जो या मलाई जो है उसमें पीला रंग पाया जाता है, जबकि भैंस का दूध जो है उसमें पीला रंग नहीं होता है। तो गाय के दूध का यह पीला रंग उसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीन विटामिन ए का एक प्रिकर्सर है, और जब गाय हरा चारा खाती है तो यह कैरोटीन, इसमें उपस्थित कैरोटीन जो है वो उसके दूध में भी उपस्थित होता है, और यही कैरोटीन हमारे शरीर में जाके विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में कुछ गैसें भी दूध में घुली हुई रहती हैं, और यह गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ हमने जाना है कि दूध का संगठन क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं कि दूध कितने प्रकार के होते हैं। तो दूध को उनके प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर कई प्रकार के उनकी प्राप्ति के आधार पर दूध कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे काऊ मिल्क। और काऊ मिल्क के संगठन की हम बात करें तो यह इसमें जल 87% होता है, वसा 3 से 4% होती है, प्रोटीन 3.5% होता है, लैक्टोज 5% होता है, मिनरल्स 0.8% होता है। याक का दूध हम सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं बकरी के दूध की। तो इसमें भी जल की मात्रा जो है वो गाय के समान है, और वसा की मात्रा भी लगभग उतनी है, प्रोटीन भी लगभग उतना ही है, और लैक्टोज की अगर हम मात्रा की बात करें तो यह 4.5% है, और मिनरल्स कुछ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं गाय के दूध से, वह है 0.9%। और जो भैंस का दूध है उसमें जल की मात्रा बाकी जो दूध है गाय और बकरी के दूध से, उससे जल की मात्रा भैंस के दूध में कम होती है। इसमें वाटर जो है वो 82% होता है, मिनरल्स 0.8% होते हैं, प्रोटीन इसमें 3.5% होता है, जो कि बाकी दोनों से 4.5% होता है, जो कि बाकी दोनों से अधिक है। इसी प्रकार से इसमें लैक्टोज 4.8% होता है, यह भी ज्यादा होता है। और वसा आप देखिए कि सबसे अधिक होती है बफेलो मिल्क में वसा की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि दूध के कंपोजिशन में थोड़ी थोड़ी भिन्नता पाई जाती है, और यह भिन्नता निर्भर करती है कि कौन से जंतु से हम दूध को प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जो कि दूध के कंपोजिशन को प्रभावित करते हैं, और वह है जंतु की, जैसे गाय भी है तो वो कौन सी प्रजाति की है, या भैंस और बकरी है तो कौन सी प्रजाति की है, और किस स्थान की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा किस मौसम की हम बात कर रहे हैं, वो क्या भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इन सभी बातों का दूध के कंपोजिशन पर प्रभाव पड़ता है। अभी तक हमने दूध के कंपोजिशन और प्रकार के बारे में जान लिया है। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मैं आपकी समक्ष पुनः उपस्थित होंगी।